बच्चे गांव के एक खुले मैदान में खेल रहे होते हैं। तभी वहां पर दो नकाबपोश किडनैपर एक गाड़ी लेकर बच्चों को अगवा करने के इरादे से आते हैं और वो दोनों गाड़ी से उतरकर रुमाल में बेहोशी की दवाई मिला देते हैं। फिर एक एक करके बच्चों को बेहोश करके गाड़ी में डाल देते हैं, जिसके बाद वो गाड़ी तेजी से भगाते हुए गांव से निकल जाते हैं। तभी गांव के कुछ लोग किडनैपर को बच्चों को अगवा करते हुए देख लेते हैं। अरे हमरे गांव में बच्चा चोर आया है, सारे बच्चों को अगवा करके ले जा रहा है। अरे कोई बचाओ हमरे बच्चे को। हे भगवान, हम क्या करें? हे भगवान, मेरी बेटी प्रिया, अरे कौन थे वो लोग? क्यों अगवा करके ले गए हमारे बच्चों को? हे भगवान, पता नहीं क्या क्या करेंगे वो लोग हमारे बच्चों के साथ। अरे कोई तो आओ हमारी मदद करने के लिए। हे भगवान, कोई चमत्कार दिखाओ। वो लोग हमारे बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। हमारी मदद करो भगवान जी। किडनैपर तेजी से अपनी गाड़ी लेकर शहर वाले रास्ते की ओर भगाने लगते हैं और तभी अचानक से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और उनकी गाड़ी के सामने एक कौशल्या नाम की बूढ़ी औरत आती है। अभी के अभी बच्चों को सही सलामत गाड़ी से बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन बच्चों को अगवा करने की? भूल गए क्या? बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा होता है। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अब तुम्हारे साथ कितना बुरा होने वाला है। अबे बुढ़िया, तू कौन होती है मैं डराने वाली? और तुझे क्या लगता है तेरी ऐसी बुरी हालत देखकर हम डर जाएंगे? अरे तुझे एक थप्पड़ में भगवान के पास पहुंचा सकते हैं। देखो, अगर शांति से तुम बच्चों को गाड़ी से बाहर निकाल दोगे तो शायद मैं तुम्हें कुछ ना करूं। हो सकता है मैं तुम्हें माफ भी कर दूं, पर अगर तुमने मेरे गुस्से को बढ़ाने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ बुढ़िया, खुद को बड़ी तीस मार खा समझती है क्या? पहले अपने आप को देख, उसके बाद अपने गुस्से के बारे में बात करना। कौशल्या को गुस्सा आता है और वो अपने बालों का बनाया हुआ जूड़ा खोलती है, जिसके बाद उसके लंबे सफेद चमकदार बाल अपने आप हवा में लहराते हुए किडनैपर की गाड़ी को चारों ओर से बांध देते हैं। अब तो तुम लोग समझ ही गए होंगे ना कि मुझसे पंगा लेने का नतीजा तुम्हारे लिए कितना नुकसानदायक होगा। पर मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अब चाहकर भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अरे ओ, तुम्हारे बाल इतने लंबे कैसे हो सकते हैं? मुझे तो लग रहा है जैसे इस बुढ़िया माँ के बाल जादुई हैं। बूढ़ी माँ, हमें माफ कर दो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं हम लोग। भगवान के लिए हमें माफ कर दो। तुम जैसे घटिया लोगों के लिए कोई माफी नहीं है। तुम्हें सजा तो मिलकर ही रहेगी, ताकि तुम दोबारा आगे से कभी किसी को परेशान करने के बारे में सोचो भी ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे माफी मांगने पर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तभी कौशल्या हवा में उड़ती हुई गाड़ी के ऊपर आकर बैठ जाती है। उसके बाद वो किडनैपर डर के मारे गाड़ी से बाहर निकलते हैं। तभी कौशल्या किडनैपर को अपने लंबे सफेद बालों से बांध देती है और फिर उन्हें हवा में घुमा घुमा कर बहुत बुरी तरह से मारती है, जिसके बाद वो दोनों किडनैपर हाथ जोड़कर कौशल्या से माफी मांगते हैं। बूढ़ी माँ, अपना बच्चा समझ के हमें माफ कर दो। हम वादा करते हैं कि हम कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। हमेशा ईमानदारी और मेहनत से ही अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। बूढ़ी माँ, हमें एक बार सुधरने का मौका दे दो। हाँ बूढ़ी माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने मासूम बच्चों के साथ बहुत गलत किया है। हमें माफ कर दो बूढ़ी माँ। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे कहीं से भी पता चला कि तुमने फिर से कोई गलत काम किया है तो याद रखना, मैं अपने लंबे सफेद बालों से तुम्हारा गला घोट दूंगी। कौशल्या उन दोनों किडनैपर को माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। एक काम करती हूँ, इन बच्चों को सही सलामत गांव पहुँचा देती हूँ। कौशल्या उन बच्चों को सही सलामत उनके गांव छोड़ देती है और फिर खुद वहाँ से गायब हो जाती है। यूं ही वक्त गुजरता है और कुछ महीनों बाद कौशल्या के बेटे अनुज की शादी एक शीतल नाम की लड़की से हो जाती है। अनुज शीतल को अपने घर लेकर आता है। तभी शीतल की सास कौशल्या अंदर से आरती की थाल लेकर आती है और अपनी बहू का स्वागत करती है। अरे वाह, मेरी बहू तो लाखों में एक है। सच में बहू, बहुत सुंदर है तू। शीतल बार बार अपनी सास के बालों को निहार रही होती है। वैसे तो कौशल्या ने जुड़ा बना रखा था, लेकिन उसके बाल सफेद, चमकदार, लंबे और घने थे। सास के ऐसे बाल देखकर शीतल अपनी सास से कहती है,
सासू माँ, वैसे तो आपने जूड़ा बना रखा है, लेकिन फिर भी आपके बाल काफी चमकदार है और आपके बालों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपके बाल बहुत घने हैं। क्या राज है आपके इतने घने बालों के पीछे? कुछ नहीं बहू, सब कुछ ऊपर वाले की ही देन है। जब मैं जवान थी तो मेरे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे, बहुत काले घने बाल थे मेरे। हर कोई मेरे बालों के पीछे दीवाना हुआ करता था। खैर, इसके पीछे की सारी कहानी मैं तुझे बाद में बताऊंगी। फिलहाल के लिए घर में आ। थोड़ी देर बाद शीतल अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद कौशल्या रसोई में जाती है और अपने जादुई बालों की मदद से अपनी बहू शीतल के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने लगती है और फिर अपनी बहू के लिए खाना बनाकर उसके कमरे में ले जाती है। ये ले बहू, जल्दी से खाना खा ले और खाकर बता कैसा बना है। क्या बात है सासू माँ, इतने जल्दी आपने खाना भी बना लिया। बिल्कुल 5G के स्पीड से काम करती हो आप। और नहीं तो क्या, तेरी सास किसी से कम है क्या? भले ही मैं बूढ़ी हो गई हूँ और ये पूरा गांव मुझे बूढ़ी माँ कहकर बुलाता है, लेकिन अभी भी मैं बहुत जवान हूँ। हाँ सासू माँ, इंसान अपनी सोच से बूढ़ा होता है, पर मेरी सास तो बहुत जवान है। वैसे मेरा ध्यान बार बार आपके बालों पर ही जा रहा है। आपके बाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप एक बार अपने बाल खोलकर दिखा दो ना सासू माँ। अरे बेटा, बहुत मुश्किलों से तो मेरे बालों का जुड़ा बनता है। इन बालों को संभालना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए जिस दिन मैं अपने बाल धोऊंगी उस दिन मैं तुझे अपने बाल जरूर दिखा दूंगी। फिलहाल के लिए तू खाना खा और आराम कर। कौशल्या के घर में हर कोई इस बात से अनजान था कि कौशल्या के बाल जादुई है। इसी तरह से कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन शीतल गांव में कुएं के पास पानी भरने के लिए जाती है। तभी कुएं के पास एक अर्चना नाम की औरत अपना 2 साल का बच्चा लेकर पानी भरने जाती है। शीतल उस औरत को देखकर कहती है, अरे बहन, तुम्हारे पास इतना छोटा सा बच्चा है, लेकिन फिर भी तुम इसे कुएं के पास ले आई हो। लाओ, इसे मुझे दे दो और तुम आराम से कुएं से पानी निकालो। अरे बहन, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, ये किसी की भी गोद में नहीं जाता, इसलिए मुझे मजबूरन घर का हर काम इसे गोद में लेकर ही करना पड़ता है। अच्छा, फिर तो बहुत शैतान बच्चा है ये। क्यों भला, तुम्हें मेरे पास क्यों नहीं आना? अरे बहन, ये बच्चा अपने पापा के गोद में नहीं जाता और अनजान लोगों को देखकर तो दूर भागता है। अच्छा बहन, अब मैं कुएं से पानी निकाल लूं, क्योंकि मेरी तो अब आदत हो चुकी है इसे गोद में लेकर अपना हर काम निपटाने की। कोई बात नहीं, पहले आप ही निकाल लो पानी। वो औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर कुएं से पानी निकालने लगती है, लेकिन तभी उस औरत का बच्चा कुएं में गिर जाता है। ये देखकर शीतल और अर्चना दोनों बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं। हे भगवान, अरे कोई है हमारी मदद करने के लिए? बच्चा कुएं में गिर गया है। कोई है क्या? किसी को हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हे भगवान, मेरी तो सांस रुक रही है। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कोई है क्या? अरे कोई है क्या? मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा मुन्ना पानी में गिर गया। अरे कोई है क्या यहाँ? तभी कौशल्या हवा में उड़ती हुई आती है और उसके चेहरे पर नकाब लगा हुआ था। कौशल्या कुएं में जाती है और उस बच्चे को बचाकर सही सलामत ले आती है और फिर खुद वहां से गायब हो जाती है। लेकिन शीतल उस औरत को देखकर समझ जाती है कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी सास कौशल्या है। शीतल घर आती है और अपनी सास से कहती है, सासू माँ, कुएं के पास जो कुछ भी हुआ उससे मुझे ये तो पता चल गया है कि आप कोई आम इंसान नहीं हो। जल्दी से बता दो उसके पीछे की सच्चाई क्या है। अरे बहू, ये तू क्या बोल रही है और कौन सी सच्चाई जानना चाहती है तू? देखो सासू माँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि कुएं में जो बच्चा गिरा था उसे बचाने वाली आप ही हो। अब ये सब आपने कैसे किया ये मुझे नहीं पता। मुझे जानना है आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है। अच्छा, तो मतलब तूने मुझे पहचान लिया। देख बहू, मेरे जो बाल है ये जादुई है। मेरे पास जादुई शक्तियाँ है और मैं अपने इन्हीं बालों की मदद से अपनी और गांव वालों की मदद करती हूँ। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सासू माँ कि आप क्या बोल रही है। आपके बाल जादुई है मतलब कैसे? आप भी तो हमारी तरह एक आम इंसान हो ना।
शीतल बार बार अपनी सास से सवाल जवाब करने लगती है, जिसके बाद कौशल्या शीतल से कहती है, बहू, ये बात उन दिनों की है जब मैं भी तुम्हारी तरह जवान हुआ करती थी, लेकिन जवानी में मेरे बाल बहुत बेजान और पतले से थे। अपने बालों को देखकर मैं बहुत परेशान हुआ करती थी, जिस वजह से हर कोई मेरा खूब मजाक बनाया करता था, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही कमजोर और पतले थे। तभी मैं एक साधु बाबा के पास गई, जिन्होंने मुझे एक ऐसा जादुई तेल दिया, जिस तेल को लगाने के बाद मेरे बाल बहुत तेजी से बढ़ने लग गए और मेरे बाल भी जादुई हो गए। तब से लेकर अब तक मैं अपने जादुई बालों की मदद से लोगों की मदद करती हूँ। अच्छा, तो इसके पीछे ये कहानी है। ये तो बहुत अच्छी बात है सासू माँ कि आप लोगों के बारे में इतना सोचती हो, वरना आजकल के लोग बहुत स्वार्थी है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी सासू माँ इतनी अच्छी है। उनके पास जादुई बाल है, लेकिन फिर भी वो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचती है। शीतल को अपनी सास के जादुई बालों का राज पता चल जाता है, जिसके बाद अब शीतल भी अपने सास के साथ मिलकर गांव वालों की मदद करने में उसका साथ दिया करती थी। जब भी किसी को कोई जरूरत पड़ती, शीतल तुरंत अपनी सास को बुलाकर उनकी मदद करवाया करती। अभी कुछ समय पहले ही सीमा की शादी विनोद से हुई थी और शादी के बाद सीमा को पता चला कि विनोद बाजार में कटहल बेचने का काम करता है। ये सच जानने के बाद सीमा को अपने पति पर बहुत गुस्सा आता है। देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने और आपके घर वालों ने मुझसे और मेरे परिवार से झूठ क्यों बोला। आपने तो कहा था कि आप एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते हैं, पर यहाँ तो सच्चाई कुछ और ही है। अरे इतना ड्रामा क्यों कर रही है तू? और तुझे तो अच्छे से पता है ना कि एक पत्नी का फर्ज होता है अपने पूरे परिवार को संभालना, और जब तू इस घर में आ ही गई है तो ये काम अब से तुझे ही करना है। अरे कैसे पति हो आप? एक तो पहले ही आपने मुझसे इतना सारा झूठ बोला, ऊपर से आप ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये पत्नी होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने पूरे परिवार को संभालूं। आपने झूठ क्यों बोला? और आप भी तो मेरे पति हैं ना, आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप मुझे और अपने पूरे परिवार को एक अच्छा जीवन दें। देख, अब अगर तुझे मेरी सारी सच्चाई पता चल गई है तो अब मुझे किसी बात का कोई अफसोस नहीं है और ना ही कोई डर। मैं बाजार में कटहल बेचता हूँ और गांव में जो कटहल का खेत है वहीं से तुझे रोजाना कटहल तोड़ के लाना होगा और कटहल को साफ करके बाजार में बेचना होगा। अब तक जो काम मैं करता था अब तुझे करना है। विनोद एक नंबर का नशेड़ी था। वो कभी बाजार में कटहल बेचने जाता तो कभी सारा दिन यहाँ वहाँ मटर गश्ती करता रहता और दारू पीकर कहीं भी पड़ा रहता। विनोद की वजह से सीमा को बहुत परेशान रहना पड़ता था, इसलिए सीमा एक दिन अपनी सास कमला से विनोद की शिकायत करती है। माँ जी, आप इनको समझाती क्यों नहीं हो? ये रोजाना दारू पीकर आते हैं, कभी सड़क पर पड़े रहते हैं तो कभी कहीं और। आखिर ऐसा कैसे चलेगा माँ जी? शादी से पहले मैंने अपने मन में अपने ससुराल वालों के लिए और अपने पति के लिए बहुत सारे अरमान सजा के रखे थे, पर यहाँ आने के बाद मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया है माँ जी। देख, फिजूल की बातें के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और हाँ, माना कि हमने तुझे और तेरे परिवार से झूठ बोला है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू बार बार एक ही चीज को लेकर हमसे बहस करती रहेगी। सीमा, देख, बात को समझने की कोशिश कर। विनोद अब तेरा पति है। हाँ, विनोद नशेड़ी है, इसलिए मुझे उसकी शादी करवाने के लिए तुझसे और तेरे परिवार वालों से झूठ बोलना पड़ा। पर सच्चाई अब ये है कि तू इस घर की बहू है, तो अब तुझे सब कुछ संभालना होगा। कमला की बातों से सीमा को साफ साफ समझ में आ जाता है कि विनोद के साथ साथ उसका पूरा परिवार भी इस झूठ में शामिल था। इसलिए सीमा अपने घर वालों को फोन करके इस बारे में बताती है। लेकिन कहते हैं ना, एक औरत का जीवन इस संसार में बहुत कठिनाइयों भरा होता है। सीमा के माता पिता ने भी सीमा का साथ देने से मना कर दिया था। बेचारी सीमा बहुत परेशान थी। उसे मजबूरन अब अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए बाजार में कटहल बेचना पड़ता है। एक दिन सीमा बाजार में कटहल बेच रही थी, लेकिन उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था। एक तो वैसे ही मेरी किस्मत इतनी खराब है कि ऐसे बुरे वक्त में कोई मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। ऊपर से शाम होने को आ गई है, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया।
आज का तो पूरा दिन ही खराब चला गया। जब से शादी हुई है तब से ऐसा लग रहा है मानो पूरी जिंदगी खत्म हो गई है मेरी। देखते ही देखते रात के करीबन 8 बज जाते हैं, इसलिए अंत में सीमा अपना सारा सामान उठाकर घर आ जाती है। घर आते ही वो देखती है कि विनोद नशे में चूर होकर वहीं जमीन पर पड़ा है। ये सब क्या है? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे मैं यहाँ इतनी मेहनत से एक एक रुपया जोड़ती हूँ और एक तुम हो जिसे दारू पीने से ही फुर्सत नहीं मिलती। अगर यही सब करना था तो क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने? अरे मुझे तुम्हारे साथ कटहल बेचने में भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम तुम मेरा साथ तो दो। एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छे पति की तरह मेरे साथ तो चलो। ओ दारू बदनाम कर गई, बदनाम कर गई, दे दारू, ओ दारू मैं हूँ तेरा दीवाना। अरे तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़े हैं क्या? आखिर कब समझ में आएगा तुम्हें? हे भगवान, जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी इस इंसान से शादी करके। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सीमा बहुत मजबूर हो चुकी थी। रोज रोज घर में वही सब देखकर सीमा को अपने ही घर में घुटन सी हो रही थी, लेकिन बेचारी के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए मजबूरन उसे अपनी फूटी किस्मत को स्वीकारना पड़ता है। सीमा के गांव में एक कटहल का खेत था। सीमा रोजाना उसी कटहल के खेत से कटहल तोड़कर उन्हीं कटहल को बाजार में बेचा करती थी। रोज की तरह सीमा फिर से कटहल के खेत में जाती है। सीमा देखती है कि खेत में एक भी कटहल नहीं है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से कटहल लाए। अरे ये क्या, खेत में तो एक भी कटहल नजर नहीं आ रहे हैं। सारे के सारे पेड़ खाली है। लगता है मुझसे पहले ही कोई इस खेत से कटहल तोड़कर ले गया। हे भगवान, एक तो वैसे ही किस्मत खराब है, ऊपर से रोज एक के बाद एक नया कलेश होता ही रहता है। बेचारी परेशान होकर वहीं एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठ जाती है। तभी सीमा की नजर एक पुराने कटहल के पेड़ के ऊपर जाती है। उस पेड़ के ऊपर काफी सारी धूल मिट्टी जमा हो रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो कटहल का पेड़ सदियों पुराना है। पेड़ काफी सूखा था, ऊपर से उस पेड़ पर खूब सारी धूल मिट्टी जमा हो रखी थी और आसपास काफी गंदगी भी थी। लेकिन वो कटहल का पेड़ बहुत अनोखा था। पूरा का पूरा पेड़ ही लाल रंग का था। लाल रंग के कटहल के पेड़ को देखकर सीमा हैरान थी। अरे ये कैसा कटहल का पेड़ है? ये कटहल का पेड़ तो लाल है। एक काम करती हूँ, इसके आसपास जितनी भी गंदगी है उसे साफ करती हूँ, तब जाकर पता चलेगा कि ये सच में कटहल का पेड़ है या फिर कुछ और है। सीमा उठकर लाल कटहल के पेड़ के पास जाती है और कटहल के पेड़ के पास जितनी भी गंदगी आती उन सभी गंदगियों को साफ करने लगती है। धीरे धीरे सीमा सारी गंदगियों को साफ कर देती है और गंदगी साफ होते ही वो कटहल का पेड़ एकदम स्वस्थ लाल रंग के कटहल के पेड़ जैसा हो जाता है और वो सीमा को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर सीमा डर जाती है। शुक्रिया शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से मैं श्राप मुक्त हुआ हूँ। सदियों से मैं इस तरह गंदगी में जकड़ा हुआ था, पर तुमने आज मुझे श्राप मुक्त किया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीमा। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा तो सर घूम रहा है। मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तुम एक पेड़ हो लेकिन फिर भी तुम इंसानों की तरह बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई लाल कटहल का पेड़ हूँ। मेरे पास बहुत सारी जादुई अद्भुत शक्तियां हैं, इसीलिए मेरे बहुत सारे दुश्मन भी हैं। बहुत समय पहले की बात है, मैं जिस जादुई नगरी में रहता था उसी जादुई नगरी में एक बुरी जादूगरनी भी थी। उस जादूगरनी को मेरी शक्तियों से बहुत ईर्ष्या थी, क्योंकि मैं बहुत ताकतवर और शक्तिशाली था। मुझे शुरू से ही साफ सफाई बहुत पसंद थी, लेकिन बुरी जादूगरनी बहुत गंदगी में रहा करती थी। वो खुद की कोई साफ सफाई नहीं करती थी। इसीलिए एक दिन मैंने जादूगरनी का मजाक बना दिया, जिससे बुरी जादूगरनी को मुझ पर गुस्सा आया और उसने मुझे हमेशा गंदगी में रहने का श्राप दिया। और उसने कहा कि मैं इस श्राप से तभी मुक्त हो सकता हूं जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से मुझ पर लगी गंदगी को साफ कर दे। अच्छा, तो ये बात है। चलो अच्छी बात है, मैं किसी को तो काम आई। वैसे तो मेरी किस्मत बहुत खराब है, पर आज मुझे तुम्हारा श्राप मुक्त करवाकर बहुत खुशी मिल रही है। हाँ, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोजाना तुम्हें इस खेत में कटहल तोड़ते हुए देखा करता था, पर श्राप में जकड़े होने के कारण मैं कभी तुमसे बात नहीं कर पाया। और मैं जानता हूं कि तुम बहुत परेशान हो। तो बताओ, जैसे तुमने मेरी मदद की ठीक वैसे ही मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूं।
सीमा जादुई लाल कटहल के पेड़ को अपनी सारी बात बताती है। सीमा की सारी बातें सुनने के बाद जादुई लाल कटहल कहता है, सीमा, जैसा तुमने मेरी मदद की है, ठीक वैसे ही मैं हर मोड़ पर तुम्हारी मदद करूंगा। जब भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी, तुम सच्चे मन से मुझे याद करना। मैं तुरंत तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। सीमा जादुई लाल कटहल का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी घर आ जाती है और इसी तरह से 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। सीमा अब बाजार में कटहल बेचना बंद कर देती है, जिस पर विनोद और कमला को गुस्सा आता है और वो दोनों गुस्से में सीमा के पास जाते हैं और कहते हैं, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से तू बाजार में कटहल बेचने के लिए नहीं जा रही है। अगर ऐसे ही घर में आराम करती रहेगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत है और तुम स्वस्थ भी हो। एक पति होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम एक जिम्मेदार पति की तरह अपनी पत्नी और पूरे परिवार को एक अच्छा जीवन दो। इसलिए आज से मैं काम पर नहीं जाऊंगी। घर खर्च कैसे चलेगा, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। विनोद को गुस्सा आता है और विनोद सीमा को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, सीमा अपने मन में जादुई लाल कटहल को याद करती है। तभी जादुई लाल कटहल की शक्तियां सीमा के अंदर प्रवेश कर जाती है। सीमा गुस्से में विनोद और कमला को एक हाथ से उठाकर हवा में उछालने लगती है, जिससे दोनों माँ बेटा बुरी तरह से डर जाते हैं। अरे सीमा, हमें माफ कर दो। मैं वादा करता हूं मैं अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, बल्कि हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। एक जिम्मेदार पति की तरह मेहनत करके अपने पूरे परिवार को संभालूंगा और दारू कभी नहीं पीऊंगा। मैं वादा करता हूं सीमा, मुझे छोड़ दो। इस तरह से विनोद और कमला बुरी तरह से डर जाते हैं। उसके बाद सीमा उन दोनों को छोड़ देती है। और अब क्या था, अगले ही दिन से विनोद एक जिम्मेदार पति की तरह बाजार में कटहल बेचना शुरू कर देता है और वो दोबारा ना तो कभी दारू पीता है और ना ही कभी सीमा को परेशान करता है।